हेलो गाइज, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो जिसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 9 के साइंस के बारे में। साइंस में एक जीव विज्ञान में है एक टॉपिक जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, अगर जो जीवन की मौलिक इकाई के क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन? अभ्यास वाला क्वेश्चन। तो इसके अंदर वाला जो टॉपिक है ना, जीवन की मौलिक इकाई, तो उसके टॉपिक के अंदर में कुछ क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या होगा? अभ्यास वाला क्वेश्चन। तो कितना क्वेश्चन है? 9 या 10 को क्वेश्चन है, तो उसको हम इसी वीडियो में निपटा देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना करें। मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर दिखाने के लिए बोल रहा है कि पादप कोशिका में क्या है और जंतु कोशिका में क्या है, ठीक है। चलते हैं। तो पादप कोशिका एक तरफ लिख लीजिए अपने कॉपी में और जंतु कोशिका अपने एक तरफ लिख लीजिए। तो पादप कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं? देखो, यह प्राय क्या है? यह प्राय जंतु कोशिका से बड़े आकार की होती है। कौन सा? पादप कोशिका। जंतु कोशिका से बड़े होते हैं, तो जंतु कोशिका क्या होगा? पादप कोशिका से छोटी होगी। फिर दूसरा नंबर में क्या है? इसमें कोशिका भित्ति होती है, जबकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें हरित लवक, जिसे हम लोग क्या क्लोरोफिल कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि इसमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, मतलब नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब नहीं पाए जाते हैं। फिर चौथा में क्या है? चौथा में इसमें क्लिस्टेड उपस्थित होते हैं, जबकि इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। मतलब आप एक को याद करने से दूसरा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 5 नंबर में देखो, इसमें सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं, मतलब इसमें उपस्थित होगा, सीधी सी बात है ना। इसमें सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। 6 में देखो, 6 में क्या है? इसमें केंद्रक कोशिका भित्ति के बगल में होते हैं। इसमें केंद्रक 6 में इसमें केंद्र कोशिका भित्ति के बगल में होते हैं। केंद्र कहाँ होते हैं? कोशिका भित्ति के बगल में पाए जाते हैं। कौन सा? केंद्र। जबकि इसमें केंद्र बिल्कुल मध्य में पाए जाते हैं। मतलब ये अगर कोशिका है ना, तो यहाँ पर मिलेगा कौन वाला? ये वाला। और पौधा कोशिका क्या है? यहाँ पर मिलेगा आपको क्या? केंद्रक। ये इसका केंद्रक है, जबकि ये इसका केंद्रक है, ठीक है। देखते हैं 7th में। देखो, इसमें राजधानी बहुत बड़ी होती है। राजधानी इसमें क्या होती है? बहुत बड़ी। मतलब जितना बड़ा कोशिका उसका 50% से 60% किसमें क्या होती है? राजधानी। जबकि इसमें राजधानी छोटी होती है, मतलब छोटी साइज की होती है। इसका 8 नंबर देखो, गल्जी उपकरण अलग अलग इकाई डिक्टेशंस का बना होता है। मतलब इसका गल्जी उपकरण जो है, गल्गी इकाई बोलते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोल इकाई डिक्टोसम्स का बना होता है। किसका बना होता है? डिक्टोसम का। जबकि जंतु कोशिका एक ही गल्जी उपकरण होता है। इसमें एक ही गल्जी उपकरण होता है जो आसानी से दिखाई देता है तथा इसकी संरचना जटिल एवं विकसित होती है। क्या होती है? जटिल और विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है? प्रोक्रिएटिक कोशिका और यूक्रिएटिक कोशिका। तो प्रोक्रिएटिक और यूक्रिएटिक यहाँ भी तुलना करने के लिए बोला। तो प्रोक्रिएटिक क्या होता है और यूक्रिएटिक, तो अपने कॉपी में एक साइड प्रोक्रिएटिक और एक साइड यूक्रिएटिक लिख लीजिए, ठीक है। तो प्रोक्रिएटिक कोशिका बहुत छोटी होती है और यूक्रिएटिक कोशिका थोड़ा बड़ी होती है। तो इसका आकार देखो, यहाँ पर लिखा है क्या है? इसके आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। 1 से 10 माइक्रोमीटर होते हैं, जबकि इसका आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। आगे देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिखा है दूसरा नंबर में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। इसमें केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। किसमें? प्रोक्रिएटिक कोशिका में। जबकि यूक्रिएटिक में केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसमें क्या है? इसमें एक क्रोमोसोम होते हैं, जबकि इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। तो आगे फिर से देखते हैं इसका क्या है? नेक्स्ट इसका 4 नंबर प्रोक्रिएटिक। तो प्रोक्रिएटिक में क्या है? झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित होती है। इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। किसमें? यूक्रिएटिक में। जबकि प्रोक्रिएटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त अंग पाए जाते हैं। इसमें 5th में देखो, इसमें केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऐसे स्पष्ट केंद्रिक के क्षेत्रों में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं। और इसमें कौन सा क्या पदार्थ पाए जाते हैं? क्रोमेटिन, जिसे केंद्रिकाई कहते हैं। और इसका 5 नंबर में देखो, इसमें केंद्रिकीय क्षेत्र सुस्पष्ट होता है, इसमें दिखाई नहीं देता, जबकि इसमें दिखाई देती है, जो चारों ओर से केंद्र के झिल्ली से घिरा होता है। इसमें चारों ओर क्या होते हैं? केंद्र के झिल्ली पाई जाती है। इसका देखो 6 में क्या है? इसमें कोशिका विभाजन, इसमें
कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन जैसे हाइड्रा में किसके द्वारा प्रजनन होती है? मुकुलन के द्वारा, ठीक है। और विखंडन जैसे अमीबा में विखंडन के द्वारा होती है, जबकि मुकुलन हाइड्रा मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है। इसका 6 नंबर, इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसमें कैसा विभाजन होता है? समसूत्री और अर्धसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2000 मतलब 8-10 साल से पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चन को बार बार पूछे जाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ठीक है। तो किस लिए फट जाते हैं? यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो कोशिका में लाइसोसोम फट जाएंगे। अगर उसके बाहरी वाले झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो कोशिका लाइसोसोम फट जाएंगे, और लाइसोसोम अपने ही कोशिका की पाचित कर देती हैं। जब उसके फट जाती हैं तो अपने ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इस स्थिति में कोशिका जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पदार्थ अंदर बाहर आसानी से आ जा सकते हैं। तो यहाँ क्या है? आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है। अतः कोशिका में रासायनिक पदार्थ का संगठन सुचारू रूप से नहीं रह पाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? मतलब वो अपने काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, ठीक है। यदि गल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? यदि गल्जी उपकरण ना हो तो हमारे जीवन में क्या, मतलब कोशिका में क्या होगा? यदि कोशिका में गल्जी उपकरण नहीं हो तो लाइसोसोम का बनना बंद हो जाएगा। अगर कोशिका में गल्जी उपकरण नहीं रहेगा तो लाइसोसोम का बनना बंद हो जाएगा तथा कोशिका का अपशिष्ट निपटन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए गल्जी उपकरण होना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, गल्जी उपकरण के बिना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में बोला जाता है अंतद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में नहीं आ पाएंगे। कौन? पदार्थ के केंद्र के पदार्थ आना जाना नहीं कर पाएगा, क्योंकि गल्जी उपकरण में ये पदार्थ पैक किए जाते हैं, और ये जो पदार्थ है ना आ जा नहीं सकता, क्योंकि उस पदार्थ को कौन पैक करता था? गल्जी उपकरण। तो अगर पैक नहीं हो पाएगा और भेजे जाते हैं तो उसके द्वारा दूसरे जगह पर भेजे जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? गल्जी उपकरण के बिना पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना नहीं हो पाएगा। गल्जी उपकरण अगर नहीं रहेगा कोशिका में तो उसके बिना पदार्थ का संचयन तथा एक रूप से दूसरा रूप में रूपांतरण तथा बंद करना, कोशिका को बंद या खुलना नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन। 5th में क्या है? कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है? अगर आपको इतना सा दे दे क्वेश्चन, ठीक है, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है तो किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उससे ज़्यादा पूछ लिया क्यों, यहाँ पर क्या है? क्यों? तो क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन? ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ATP के रूप में जो ऊर्जा उत्पन्न प्रदान करेगा, मतलब ऊर्जा को बनाने में ऊर्जा को बनाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? बिजली घर। तो कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है। और किसके रूप में ऊर्जा बनाता है? ATP के रूप में। ATP का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 में बोल रहा है कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? मतलब कोशिका झिल्ली में जो लिपिड और प्रोटीन बनता है तो उसका संश्लेषण कहाँ होता है? तो लिपिड का संश्लेषण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, S मतलब स्मूथ, E मतलब एंडोप्लाज्मिक, R मतलब रेटिकुलम, तो इसका हिंदी मीनिंग है चिकनी अंतद्रव्य जालिका। और प्रोटीन का संश्लेषण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में खुरदरी अंतद्रव्य जालिका कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो इसका आंसर क्या होगा? कुटपाद। क्या होगा? कुटपाद। लेकिन यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन के लॉन्ग आंसर देना पड़ेगा। तो अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। तो उसका जो प्रक्रिया है एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, लेकिन वो जो भोजन ग्रहण करता है उसे कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। तो एंडोसाइटोसिस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमीबा अपना भोजन किस विधि के द्वारा ग्रहण कर सकता है, तो आंसर क्या होगा? एंडोसाइटोसिस।
एंड्रोसाइटोसिस। अमीबा की प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली लचीली होती है। इसकी प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो इसकी प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? लचीला, ठीक है, जिसकी सहायता से ये भोजन के कणों को ग्रहण कर लेते हैं और जिसकी सहायता से अपने भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो वो जो कोशिका झिल्ली है उसी को कुटपाद कहा जाता है, अमीबा के लिए, दूसरा कोशिका के लिए नहीं। फिर देखो, जब भोज्य पदार्थ मतलब जब भोजन पदार्थ उसके संपर्क में आते हैं तो वह उसके चारों ओर अपने कुटपाद से घेर लेता है। हम बोले ना कुटपाद, तो वो कुटपाद के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या करता है? कुटपाद से घेर लेता है किसको? भोजन को। मान लीजिए कि यहाँ भोजन है और ये अमीबा है। ये क्या है? अमीबा। लेकिन कुछ समय बाद ये क्या करेगा? भोजन को इस तरह से अपनी ओर कुटपाद के द्वारा अपने इस तरह कुटपाद बनाकर घेर लेगा और घेरने के बाद कुछ समय बाद फिर से इस तरह से अपने अंदर कर लेगा, ठीक है। जिसके सहायता से रिक्तिका या खाद्य राजधानी कहते हैं। जिससे खाद्य रिक्तिका या खाद्य राजधानी कहते हैं। पाचन क्रिया, आगे देखो, पाचन क्रिया एंजाइम के द्वारा खाद्य राजधानी में होती है। पाचित भोजन निकटवर्ती कोशिका द्रव्यों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। तथा जिसका पाचन नहीं होता, वहाँ पर उसका पाचन नहीं होता है, वह खाद्य रिक्तिका के माध्यम से बाहर निकल जाता है और वहाँ से फिर से निकल जाती है। देखो यहाँ पर आकृति हम देख रखे हैं, यहाँ पर कुटपाद निर्माण कर रहा है, जो अभी समझाए ना, वही है ना। देखो यहाँ पर ये जो निर्माण किया ना, ये क्या है? कुटपाद। और ये क्या है? केंद्रक। फिर यहाँ पर देखो भोजन, ये क्या है? खाद्य राजधानी, जबकि ये क्या है? खाद्य मतलब उसका भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, परासरण क्या है? परासरण एक विधि है जिसमें जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। मतलब एक विशिष्ट विधि है जो उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर जाती है। कौन? पारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? परासरण कहते हैं। मतलब परासरण विधि कहते हैं या फिर परासरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में एक प्रयोग है। यहाँ पर प्रयोग में लिखा है, देखो, निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। यहाँ पर कुछ दिया है, देखो यहाँ पर छीले हुए आधे आलू के 4 टुकड़े लो, 4 टुकड़े लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। इन चारों को खोखला करो, बीच से इसको खोखला करो। बीच से क्या करना है? इसको खोखला करना है, जिससे कि आलू के कप बन जाए। मतलब इसको कप की तरह बनाना है। इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है, इसको एक उबले आलू में बनाना है, मतलब पका हुआ आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। सबको पानी में रखने के लिए बोल रहा है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो, ठीक है। कप ए को खाली रखो। कप ए को खाली करने के लिए बोल रहा है। कप बी में 1 चम्मच चीनी डालो। कप बी में मतलब एक कप में खाली रखो, बी में चीनी। सी में 1 चम्मच नमक डालो। इसमें नमक क्या है? नमक। इसमें चीनी, इसमें खाली रखो, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। उबले आलू से बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो और उसमें भी 1 चम्मच चीनी डालने के लिए बोल रहा है। आगे देखो, तो देखो यहाँ पर आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात आलू के इन चारों कप को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। इसके बाद क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, बी तथा सी खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो? बोल रहा है कि बी में क्या डाले थे? चीनी, और सी में नमक डाले थे। तो खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो, मतलब वहाँ पानी कैसे आया? तो यहाँ पर उसका प्रयोग विधि है, तो इसका प्रयोग आएगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह से है। फिर यहाँ इसमें चीनी डालने के लिए बोला, इसमें नमक, इसमें चीनी, इसमें नमक। उबले हुए आलू से बना कप, इसमें कप बना दिया। फिर इसमें कुछ लिखा है, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा या फिर हम लिखा देते हैं। चलिए, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे थे कि नहीं होगा, तो चलिए बता देते हैं।
परासरण के कारण बी और सी कप में, परासरण के कारण, परासरण विधि के कारण बी और सी कप में, मतलब बी और सी कप में जल एकत्रित हो जाता है, क्योंकि कच्चे आलू से बने दोनों कप वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के कार्य करता है। दोनों वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली मतलब इधर से उधर से इधर आ जा सकता है कौन, पानी, और जल परासरण विधि से खोखले आलुओं के भीतर चला जाता है और यह एक अल्प परासरण दाबी विलयन तथा आलू के कणों के अंदर जाने वाले जलों की मात्रा उसमें बाहर चला जाता है। फिर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आने वाले जल की चीनी और नमक आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी, आने वाले जल से मात्रा से अधिक होगी, परंतु कुछ समय बाद इसमें चीनी और नमक डाला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद इसमें चीनी और नमक डाल दिया जाता है, तो पुनः जल आलू के कप के भीतर चला जाता है, तो उसमें फिर से पानी चला जाता है। ऐसा वही परासरण के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है? वही परासरण के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में दूसरा, कप ए, कप लिखा नहीं है, कप ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब कप ए जो है इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आलू कप ए नियंत्रण का कार्य करता है तथा यह एक मानक स्थिति है जिससे स्थिति बी, सी तथा डी की तुलना की जाती है। इससे यह इंगित होता है कि आलू के कप में जल की गति केवल अंदर से खाली होने पर नहीं हो सकती, मतलब ये अंदर से केवल खाली नहीं हो सकते, बाहर से भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो फिर से बता देते हैं। जिससे स्थिति बी, सी तथा डी की तुलना की जाती है, मतलब ए से तुलना किया जा रहा है, इससे यह इंगित होता है, मतलब इससे ये प्राप्त होता है कि आलू के कप में जल की गति केवल अंदर से खाली होने पर नहीं हो सकती, मतलब अंदर से खाली नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट सी नंबर में क्वेश्चन है, कप सी में 1 चम्मच नमक डालो तथा उत्तर, मतलब कप सी में क्या डाले थे, देख लीजिए क्या डाले थे, कप सी में नमक डाले थे, तो नमक तो डाले थे, तो नमक डालने के बाद क्या मिला, तो कप सी में 1 चम्मच नमक डालो तथा उत्तर क्या होगा, तो अगर उसमें उस आलू में नमक डाल देंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आलू कप ए में जल एकत्रित नहीं हुआ, मतलब उसमें जल एकत्रित नहीं हुआ, क्योंकि मतलब उसका कारण क्या है, आलू के अंदर तथा जल की सांद्रता में कोई अंतर नहीं था, जल की सांद्रता में कोई अंतर नहीं था, अतः यह एक समपरासरण की स्थिति थी, जो एक किसकी स्थिति है, समपरासरण। इसकी स्थिति समपरासरण एक विधि है जो परासरण जो निम्न से उच्च की ओर जाती है। परासरण के लिए सांद्रता में अंतर होना आवश्यक है, तो निम्न से ऊपर होती है, मतलब अंतर तो जरूर है, तो इसलिए समपरासरण में अंतर होना जरूरी है, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में डी में बोल रहा है, उबले आलू से बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो, तो उसमें चीनी डालने से क्या होगा, तो अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो हम हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ये क्योंकि ये क्या है, होमवर्क है, क्या है, इसका आंसर आपको देना है। अगर नहीं हो सकेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम इसका दूसरा वीडियो में दे देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे भी बहुत एफर्ट लगता है, एक वीडियो बनाने में कम से कम 3-4 घंटा लग जाता है, तो हमारे भी बड़ा मेहनत देख लीजिए। तो आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग का बहुत सारा मौका मिलेगा और भी क्वेश्चन लेते आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे दिसंबर आते जाएंगे ना, तो आप लोगों के लिए टेस्ट का क्वेश्चन बहुत सारे लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ जोड़ दीजिए यार, ये तो बनता है। हाँ, ठीक है, चलते हैं।